नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। कक्षा 12 हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए पद 9 बाढ़ की संभावनाएं हैं, जिसके कवि हैं दुष्यंत कुमार, जिनका जन्म 1933 और निधन 1975 में हुआ था। तो अब हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म राजापुर के नवादा जिला बिजनौर में हुआ था। उनकी उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। सरकारी नौकरी तथा कृषि उनका मुख्य व्यवसाय रहा। रूढ़िवादी और साम्राज्यवादी शक्तियों में संघर्ष की चेतना उनकी कृतियों का प्राण तत्व है। गीतकार, गजलकार और प्रबंधकार के रूप में उन्होंने नए नए प्रयोग किए। साये में धूप उनका प्रसिद्ध गजल संग्रह है। एक कंठ विषयाई, जलते हुए वन का वसंत और सूर्य का स्वागत उनकी अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं। छोटे छोटे सवाल तथा आंगन में एक वृक्ष उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। यहाँ पर बाढ़ की संभावना का साहित्य प्रकार गजल है। इस गजल में मुसल्य एक भावबोध वाली गजल नहीं है। प्रत्येक शेर की भाव भूमि भिन्न भिन्न है। समसामयिक जीवन में मानव की स्थिति विसंगतियों से परिपूर्ण है। इससे कवि चिंतित अवश्य है, परंतु निराश नहीं। तमाम विषम परिस्थितियों की उपस्थिति के बावजूद उम्मीद की एक हल्की सी किरण अभी भी उनके यहाँ बरकरार दिखाई देती है। तो बच्चे, ये हुआ कवि का जीवन परिचय। अब आगे पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। पंक्तियाँ: बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और नदियों के किनारे घर बने हैं। चीड़ वन में आंधियों की बात मत कर, इन दरख्तों के बहुत नाजुक तने हैं। इन चार पंक्तियों का अर्थ, इसमें कवि कहते हैं कि नदियों में बाढ़ आने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। उसमें भारी विनाश हो सकता है, पर नदियों के किनारे लोगों के घर बने हैं। फिर भी लोग यहाँ अपने घरों में निश्चित होकर रहते हैं। वे कहना चाहते हैं कि बाढ़ का एक प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा से डर कर कोई अपना घर बार क्यों छोड़कर चला जाए। कभी आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि चीड़ के वृक्षों के तने बहुत नाजुक होते हैं। इतने की तेज हवा चलने पर भी उनके टूट कर गिर जाने का अंदेशा होता है। इसलिए चीड़ के वनों में आंधियों की बात ही नहीं की जा सकती। आंधियाँ चलने पर तो चीड़ के सारे वृक्ष धराशायी हो जाएंगे। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। इस तरह टूटे हुए चेहरे नहीं हैं जिस तरह टूटे हुए ये आईने हैं। आपके कालीन देखेंगे किसी दिन, इस समय तो पाँव कीचड़ में सने हैं। इन चार पंक्तियों में कवि कहते हैं कि लोगों में हताशा है, पर वे इतने परस्त नहीं हैं कि जिस तरह टूटे हुए आईने होते हैं। टूटे हुए आईने पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यहाँ लोगों में अभी भी कुछ कर गुजरने की शक्ति बाकी है। आगे की पंक्ति में कवि कहते हैं कि अभी तो कष्ट से गुजरने के दिन हैं। उनके पैर अभी भी कीचड़ में सने हुए हैं। इस कष्ट से मुक्ति मिलने पर ही वे किसी के सुखद आश्वासन अथवा वैभव के दर्शन कर सकेंगे, वरना उस वैभव पर भी दाग लग जाएंगे। आगे की चार पंक्तियाँ पढ़ूंगी मैं। जिस तरह से चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी हम झुनझुने हैं। अब तड़पती सी गज़ल कोई सुनाए, हम सफ़र ऊँघे हुए हैं अनमने हैं। इनका अर्थ है, यहाँ पर इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि इस सभा में हमारी स्थिति किसी असहाय व्यक्ति जैसी है। तुम जैसा भी चाहो हमारा उपयोग कर लो। हमारी हैसियत आदमी के रूप में नहीं रह गई। हम आदमी न रहकर किसी झुनझुने की तरह हो गए हैं, कि जिस तरह से झुनझुने को बजा करके बजाया जा सकता है, उसी तरह से हमें कोई भी किसी तरह से बजा ले, अर्थात कोई भी काम करा ले। कभी कहते हैं कि हमारे साथ चलने वाले लोग अर्ध निंदा की हालत में ही हैं। उन पर उदासी छाई हुई है। अब उन्हें कोई फड़कती हुई गज़ल सुनाए, अर्थात उन्हें जागरूक करे
तो हम उनमें जोश का संचार करेंगे। तो ये हुआ पंक्तियों का अर्थ। अब हम विकल्प वाले प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कौन सी संभावनाएं सामने हैं? तो बाढ़ की। कवि ने किस वन का जिक्र किया है? तो चीड़ वन का। हम सफ़र क्या कर रहे हैं? तो हम सफ़र ऊँघे हुए हैं। तो ये हुए हमारे विकल्प वाले प्रश्न उत्तर। अब एक एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर समझ लेते हैं। घर कहाँ बने हुए हैं? तो घर नदी के किनारे बने हुए हैं। दरख्तों के तने कैसे हैं? दरख्तों के तने बहुत नाजुक हैं। कवि ने झुनझुना किसे कहा है? कवि ने झुनझुना कहा है जिनको अपनी बात करने का मौका नहीं दिया जाता, उन पर अपना निर्णय थोपकर उनका मनचाहा उपयोग कर लेते हैं, ऐसे व्यक्तियों को झुनझुना कहा है। कवि कालीन क्यों नहीं देखना चाहते? कवि के पांव इस समय कीचड़ में सने हैं, इसलिए वे कालीन नहीं देखना चाहते। तो ये हुए एक एक वाक्य के प्रश्न उत्तर। अब आपको आपकी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्न और क्वेश्चन नंबर 4 के सभी प्रश्नों आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।